हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में ढेर सारा स्वागत है। आज हम उत्तराखंड सेट परीक्षा जो 7 जनवरी को हुआ है उसी का पेपर लिए हैं और पेपर 1 है। इसको हम हर प्रश्न का जो ऑथेंटिक आंसर होगा, जो ऑप्शन सही होगा, उसको यहाँ पे हम बताने और समझाने का कोशिश करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि लिखा हुआ है स्वयं स्टैंड्स फॉर, यानी कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, स्वयं का हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ऑप्शन बी में जो कि यहाँ पे दिया गया है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के गए होंगे तो मिला लिए होंगे। माइंड्स के जगह पे पहला में मेथड लिख दिया है, दूसरा में एक्टिव के जगह पर लिख दिया है ऑटोमेटिक, चौथा में गलती किया है, एक्टिव के जगह पर यहाँ भी ऑटोमेटिक कर दिया है। तो अब इन सभी चीज़ों को पकड़ के इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन लगाए होंगे बी, जो कि 100% करेक्ट है, उसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है। उसी तरह ऑप्शन 2 को देखिए, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल, यानी कि जो मेल डिलीवरी होता है उसका प्रोटोकॉल क्या होता है। तो हम सभी अपने आईसीटी के पेपर में पहले से पढ़े हुए हैं कि उसका जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है हमारा HTML, यानी कि HTML का, एक मिनट, प्रश्न को HTML का जो यूज कहाँ होता है। तो HTML जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि एक वेब डिजाइनिंग के लिए बनाया जाता है। वेब डिजाइनिंग करने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही होगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इंटरनेट की एक व्यापक सूचना प्रणाली जो हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा दस्तावेज को अन्य दस्तावेजों से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन लगभग सही हो सकते हैं। एक तो वेब ब्राउज़र भी हो सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर की का इंतज़ार करना है कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन को सही माना गया है। तो बी और सी भी सही हो सकता है, इसको हम लोग आंसर की में देख लेंगे, क्योंकि हमने इस पे थोड़ा सा डिस्कशन किया, चर्चा किया था, तो मिल नहीं पाया। तो 5वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में लिखा गया है कि इंटरनेट कार्य करता है क्योंकि उसमें जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर समय तथा डाटा को फॉर्मेट नियंत्रित करने के लिए नियमों का प्रक्रिया एक समूह प्रयोग करते हैं। इन नियमों को कहते हैं क्या। तो देखिए, एक ही समय में जो भी डाटा फॉर्मेट करने और नियंत्रण करने के लिए प्रक्रिया में जो आती है ग्रुप में, उसको ISDN कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है ISDN नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न बोल रहा है 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने प्रवेश और निकास उपलब्ध हैं, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कितने प्रवेश और कितने विकल्प उपलब्ध हैं एग्जिट के। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि 4 एंट्री और 4 एग्जिट होगा, क्योंकि पहला अगर 1 साल का कोई कोर्स करता है तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स दे दिया जाएगा। 2 साल का करेगा तो उसको दे दिया जाएगा डिप्लोमा का कोर्स, और 3 साल का जो देगा उसका ग्रेजुएशन का कोर्स क्या बोलते हैं, स्नातक का दे दिया जाएगा। और 4 वर्ष का रहेगा, उसमें एक अलग से रिसर्च का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि UGC द्वारा विनियमित अकादमी प्रतिबद्धता और साहित्य चोरी नियमन अनुसार कितने प्रतिशत सामग्री समानता स्वीकार है। तो 10% जो होता है वो
अगर आपका प्लेगरिज्म रहता है तो उतना चल जाएगा यूजीसी के नियम के अनुसार। अगर 20% रहता है, 20 से 40%, तो वहाँ पे 6 महीना आपको टाइम दिया जाता है सुधार करने के लिए, और उससे ज़्यादा रहता है तो 1 साल का पेनल्टी लगता है, और उससे ज़्यादा रहेगा 60% के नज़दीक तो आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाता है। तो जो इसमें कहा गया है कि कितने % तक सामान्यता स्वीकार्य यानी एक्सेप्टेड है, तो मात्र 10% एक्सेप्टेड है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न बोल रहा है राज्य को जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह संतुति पहली बार किसने दिया था? तो शिक्षा पे खर्च करने के लिए जो भी हमारा जीडीपी का है उसका 6% खर्च करना था शिक्षा पर। ये अनिवार्य किस समिति के द्वारा किया गया था? तो हम लोग जैसे जानते हैं कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था कि 6% जीडीपी का खर्च एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, जो कि यहाँ ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न को। क्या कर रहा है कि 9 नंबर बोल रहा है कि अपेक्स एजेंसी कौन सा होता है हायर एजुकेशन का? तो वही होता है हमारा यूजीसी, जिसको बोलते हैं हम ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो ऑप्शन बी में यहाँ पे बताया गया है। नैक ग्रेडिंग इज नॉट कंसीडर एज फैक्टर, यानी कि नैक का कौन सा काम नहीं है? तो देखिए छात्रों का रोजगार देना ये नैक का काम नहीं है, और लोग कई तरह का इसमें दिमाग लगा रहे हैं, पर छात्रों को रोजगार देना जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वहीं सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये भी यूजीसी के द्वारा बनाया गया है, जो कि आपको आसानी से देखने के में यहाँ पे आप मिल जाएगा ऑप्शन सी में, और इसको लगाइएगा एकदम सही है। जो भी लगाए होंगे उनका सही होगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स पूछा है, लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है? तो लर्निंग का हमारा ऑब्जेक्टिव वही होता है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है। अब दूसरा प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है हमारा जो ये बोल रहा है स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे बोला गया है समैक्तिक शिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मुख्य धाराइकरण के लिए प्रोत्साहित करती है। बात सही है। मुख्य धाराइकरण हेतु दिव्यांग विद्यार्थियों को किसी विशेष संस्थान की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है। यानी ऑप्शन पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा, जो कि ऑप्शन डी में सही दिया गया है। यहाँ पे इसको लगाएंगे तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन भी सही होगा भाई। एक अच्छे शोध का निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है? तो एक अच्छे रिसर्च का क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है? तो सबसे अच्छा रिसर्च का हमारा एक क्राइटेरिया यही हो सकता है कि रिसर्च सिस्टेमेटिक होना चाहिए और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी को सही करेंगे, सही हो जाएगा। 1 मिनट। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सा शोध समस्या का उद्देश्य है? तो शोध समस्या का सबसे उद्देश्य हमारा क्या होता है? जो कि मोस्ट हाईली फोकस्ड और फिजिबल हो। तो ये चीज़ ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 16वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी मेनली, यानी कि हमारा जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है इसमें स्टडी कौन कौन से मुख्य रूप से होता है? तो डाटा कलेक्शन होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन होता है, एस्टेब्लिश रिसर्च प्रायोरिटीज होता है। क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है वो एक्सप्लोर करके चीज़ों को जानना और चीज़ों को सीखना और उसके बारे में कहीं सूचना प्रोवाइड करने का और डाटा कलेक्ट करने का काम मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें तो पूरा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोल रहा है कि टाइप 1 एरर क्या होता है? तो टाइप 1 एरर वह होता है हमारा जिसमें हाइपोथेसिस तो हमारा सही होता है पर उसको हम एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट कर देते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। वैसा ही
18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रिसर्च में जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो रिसर्च पेपर का वो क्या होता है। तो रिसर्च का फर्स्ट सेक्शन जो होता है हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ। लेकिन एक चीज़ आप बहुत लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आता है रिसर्च पेपर में पहले। तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो फर्स्ट सेक्शन नहीं होता है, बल्कि ऑल सेक्शन का एक समरी होता है। इसीलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने का चांस पूरा का पूरा बनता है तो वो बनता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, आइए आगे हम पढ़ते हैं। आगे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, इसको हम आंसर दे देते हैं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा, 20 का हो जाएगा ए, और 21 का हो जाएगा डी, 22 का हो जाएगा डी, और 23 का हो जाएगा बी। इसको आप मिला लीजिएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का था, ये बिना पढ़े हुए बनाना सही नहीं है। आप पढ़ के बनाइएगा, एकदम सही होगा। कम्युनिकेशन नीड्स यानी संचार की आवश्यकता क्यों होती है, में कौन कौन चीज़ें होती है। तो देखिए, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, चैनल हो गया, ये सभी के सभी नीड होता है कम्युनिकेशन में, जो कि ऑप्शन डी में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माइक्रोफोन इज हाई फाई इंस्ट्रूमेंट फाई, तो फिडेलिटी होता है, एफ आई का फुल फॉर्म फिडेलिटी होता है, जो ऑप्शन बी में हमें ऑप्शन सी में मिल जा रहा है। यूजीसी स्टार्ट एजुकेशन प्रोग्राम, तो एजुकेशन जो टीवी के माध्यम से देने का कार्य किया गया था, यूजीसी यानी अंडर क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, वो 1984 में शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन डी में हमें देखने को मिल रहा है। वैसा ही 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का शैक्षिक संचार अधिक प्रभावी होगा। वो कब होगा, जब जो टीचर जो होगा वो अपने सब्जेक्ट को या जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा जो हमारे एजुकेशन को और इफ़ेक्टिव लर्निंग बनाएगा, उसको कितने अच्छे से यूज कर पा रहा है, कितनी संख्या में यूज कर पा रहा है, उससे उसका इफेक्टिव का पता चलेगा, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है। चलिए 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ। कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होता है, तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होता है जो रिसीवर जो होता है वो तुरंत सेंडर को अपना फीडबैक देता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि हमारा कितना कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अब मैथ का क्वेश्चन इसको बनाएंगे नहीं, आप बना लीजिएगा, सिर्फ इसका आंसर दे देते हैं हम। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा 29 का बी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, और 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 32 का ऑप्शन जो है जो लिखा हुआ है, तो कई लोग इसमें कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं, अभी तक हमें मैसेज आया है। तो इसमें सही होने का चांस ए और सी होगा। कहीं पे सी लोग सही लगा के आए हैं तो कोई ए लगा के आए हैं, दोनों सही होने का चांस बनेगा। एक बार आप भी बना के देखिएगा, ठीक है। और 33 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका जो ऑप्शन होगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा। 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी होगा, 20% इसका निकल के आएगा। और ये डीआई का प्रश्न है, तो डीआई भी आपको हम दे रहे हैं, इसका आंसर दे रहे हैं, आप बना के देखिएगा, सही होगा। पहला का ए ऑप्शन सही होगा, दूसरा का कौन सा, हाँ दूसरा का ऑप्शन सी होगा 9600, और उसका बोल रहे हैं डीआई का दूसरा क्वेश्चन। और डीआई का में जो 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें भी 1600 ऑप्शन सही होगा, जो बी में दिया गया है। और 38 यानी 38 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, इसका ऑप्शन जो होगा 1600 होगा। और 39 जो दिया गया है, इसका ऑप्शन 2000 सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा।
चलिए अब बनाते हैं 40 नंबर प्रश्न को। तो 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है काइगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह जो काइगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये हमारा कर्नाटका में स्थित है। बोल रहा है भोपाल त्रिशादी गैस कब हुई थी। तो देखिए जैसे हम सभी कहीं ना कहीं जीके में पढ़े हुए हैं 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो इसमें 2 दिसंबर का चर्चा नहीं किया गया है बट 1984 का चर्चा किया गया है। तो जहां हमें 1984 को देखने को मिलेगा बी में, उसको हम लगा देंगे, सही हो जाएगा। वहीं बोल रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मलगौदी डेज नामक पुस्तक लिखी है। तो R.K. नारायण जो कि काफ़ी फेमस पुस्तक है, इसको आप लोग सही लगा के आए होंगे, जो कि यही ऑप्शन होता है। फिर बोल रहा है 43 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा विकार मनुष्य में आर्सेनिक विषाक्तता है। तो ये जो आर्सेनिक से रिलेटेड जो भी टॉक्सिक आता है ह्यूमन बीइंग में, वो डिसऑर्डर ऑफ स्किन के रोग जैसे होता है, स्किन से रिलेटेड होता है, उसको नज़र आता है और उसके जो स्किन होता है वो डिसऑर्डर होने लगता है, यानी त्वचा संबंधी बीमारी होने लगता है। अब 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कीटनाशक के प्रयोग के हानिकारक परिणाम है। तो बोल रहा है कि अगर हम कुछ कृषि में कीटनाशक दवाई ये सब का प्रयोग करते हैं तो उससे हानिकारक परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मारता है, जो कि गलत है। दूसरा है कि कीड़ों का निधन मारता है, ये भी गलत है। मिट्टी के सूक्ष्म वनस्पतियों को नष्ट कर देता है, हाँ, जो भी मिट्टी में जो छोटे छोटे वनस्पति होते हैं उनको नष्ट कर देता है। मिट्टी के सूक्ष्म वनस्पतियों को नष्ट कर देता है, जो कि मिट्टी को उर्वरता को बनाए रखने के लिए मदद करते हैं, इनको भी ख़त्म कर देता है। तो देखेंगे हमारा 3 और 4 किसमें ऑप्शन दिया गया, अगर 3 और 4 जिसमें दिया होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो कीड़ों को अंधाधुंध मारता है, सही बात है, ये भी सही बात है। तो इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है गैर पैरासिंथेटिक पौधे जैसे मशरूम जैसे मृत कार्बनिक पदार्थों को उगते हैं तो ये सेफ्राफाइट होता है। और वही बोल रहा है कि 46 नंबर प्रश्न मृदा संरक्षण की दृष्टि से वनों का कटाई वांछनीय है क्योंकि जंगल की कटान वर्षा के अवरोधन को कम करता है। तो इस तरह हमको लगता है कि जो स्टेटमेंट आर जो है और स्टेटमेंट ए है इसको एक्सप्लेन कर दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सही हमारा ए हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 47 को। 47 नंबर में जो हमारा सही होगा ऑप्शन ओ होगा मैटरनियल अंकल, यानी मामा सही होगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है आपको इसको थोड़ा सा रुक के बना के देखिएगा, वो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये भी ऑप्शन बता दे रहे हैं 18 नंबर का, इसका सही जो होगा ऑप्शन सी सही होगा, COBY जो लिखा हुआ है सी ऑप्शन होगा। और वहीं 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा आकृति सही है। तो गेम, हॉकी और गणित। तो देखिए हॉकी जो होता है वो गेम के अंदर आता है, तो वो उसके लिए छोटा सा उसके ऊपर गेम का सर्किल आ जाएगा। और गणित जो है एक सब्जेक्ट है जो कि अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो दिख रहा है ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। वहीं देखिए 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 20 मई 2012 को सप्ताह के दिन में गणना करें। तो ये गणना कीजिएगा, निकल के जो आंसर इसका आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, यानी मंगलवार, ट्यूसडे, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोगों का पूरे 50 में कितने सही हुए हैं इसको हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट अगर होता है आपको प्रश्न से रिलेटेड तो या ऑप्शन से रिलेटेड कि ये गलत हो सकता है, तो हमें सुझाव देने की कोशिश कीजिएगा, उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। जैसा कि हमें अपने ज्ञान और जो भी रिसर्च से हमको जो लगा, जो ऑप्शन लगा कि ये सही होना चाहिए ऑथेंटिक रूप से, उसको हमने सही करने का काम करने का कोशिश किया है। और हम यही आशा करते हैं कि आप सभी जितने लोग यू सेट दिए हैं, उत्तराखंड सेट दिए हैं, सब लोग क्वालिफाई हो जाएं
और जो भी लोग कहीं ना कहीं सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सेट होने वाला है, अदर भी कोई स्टेट में आएंगे, आने वाला दिन में यूजीसी नीट जेआरएफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो प्रिपरेशन कर रहा है उस प्रिपरेशन को आपको गति मिलेगा, जिससे आपका प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर जाएगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि सबका नीट जेआरएफ सेट हो और सबका एक सफल बनने का जो मौका बन चाहिए वो सभी को मिले। तो हमारे वीडियो को आप देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।